हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स बुक सॉल्यूशन। चलिए, इसमें हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 ग्रेविटेशन का क्वेश्चन एंड आंसर का एक्सप्लेनेशन वीडियो पार्ट 1। टेक्सचुअल जो क्वेश्चन आंसर है उसके सारे क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है वो है कि स्टडी द एंट्रीज इन द फॉलोइंग टेबल एंड री राइट देम पुटिंग द कनेक्टेड आइटम्स इन ए सिंगल रो। इसका मीनिंग बता रहा हूँ। आपका ये क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक में। यहाँ पे 3 कॉलम दिया है, जिसमें से फर्स्ट कॉलम आपका एक एक्चुअल क्वेश्चन है और सेकंड कॉलम में जो भी आप वैल्यूज़ देख रहे हो, यहाँ पे जो भी चीज़ लिखा हुआ देख रहे हो, ये रैंडमली इधर उधर रख दिया गया है। आपको कनेक्ट करना है कि इसके साथ कौन सा कनेक्ट होगा और उसके बाद उसके साथ यहाँ पे कौन सा कनेक्ट होगा। अगर इसके साथ ये कनेक्ट हो रहा है तो इसके साथ कौन सा कनेक्ट होगा, अगर इसके साथ ये कनेक्ट हो रहा है तो इसके साथ कौन सा कनेक्ट होगा। होपफुली आप जानते भी रहोगे ये सब क्या चीज़ है। डायरेक्टली आंसर से शुरू करते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन लिख लिया है यहाँ पे और आपका जो मेन आंसर का फर्स्ट कॉलम है वो यहाँ पे लिख दिया। तो इसमें देखिए, सबसे पहले अगर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात करेंगे तो जो आपका आंसर है यहाँ पे, इन सभी में से आप जानते हो कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो यूनिट है वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, जो आपने लेसन में देखा होगा स्टूडेंट्स। ग्रेविटेशन लेसन का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप देखिए वहाँ पे, तो आपको ये समझ में आएगा। क्योंकि लेसन रीड किए रहोगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। तो ये उसका पहला ऑप्शन हो जा रहा है कि इसका जो यूनिट है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर है। उसके बाद एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो 9.8 आप समझते हो। अभी एक्सीलरेशन का जो यूनिट है वो अगर आपने लोअर स्टैंडर्ड में किया है तो वो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का यूनिट रहेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक हिसाब से आपको बाय हार्ट करना है अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता, और अगर आपने ऑलरेडी किया है तो आपको ये देखते साथ ही समझ में आ जाएगा। उसके बाद बचता है मास और वेट। मास और वेट के लिए तो आप एक्चुअल में समझ भी पाओगे इसके थोड़े आगे के क्वेश्चन में। तो वेट एक फोर्स है और मास एक एक्चुअल कंटेंट ऑफ बॉडी है। तो फोर्स का जो यूनिट है वो न्यूटन होता है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एन आ जाएगा। और मास जो है वो बच रहा है किलोग्राम और वो है केजी में। तो मास का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो किलोग्राम है। अब ये एक कॉलम आपने कनेक्ट कर दिया फर्स्ट वाले कॉलम से। अब इससे रिलेटेड यहाँ पे क्या चीज़ आएगा वो देखेंगे। तो फिर से हम यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात करेंगे, क्योंकि ये चीज़ अपने को पता है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है वो पूरे के पूरे यूनिवर्स में सेम है। जी का जो वैल्यू है वो पूरे के पूरे यूनिवर्स में सेम है और इसीलिए इसका जो कनेक्शन है इसका इसके साथ ही है। तो हमेशा लिखेंगे कि सेम इन द एंटायर यूनिवर्स। उसके बाद चले आते हैं मास पे। उसके बाद ये दोनों को देखेंगे। तो मास का यूनिट आपने देखा किलोग्राम है, और मास के लिए जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे वो है मेजर ऑफ इनर्शिया। मैं आपको समझाऊंगा ये चीज़ कि मेजर ऑफ इनर्शिया का मीनिंग क्या है। चलिए इसको देख लेते एक बार। जैसा इस फिगर में देखिए कि मेजर ऑफ इनर्शिया का मतलब यहाँ पे तो मैंने लिखा कि हैवी द मास मोर इज द इनर्शिया। मतलब जितना मास ज़्यादा रहेगा उसके पास उतना इनर्शिया भी ज़्यादा रहेगा। और इनर्शिया है क्या वो चीज़ आपको समझना है। तो न्यूटन के लॉ के हिसाब से कोई भी बॉडी अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहता है, और कोई बॉडी अगर मूविंग पोजिशन में है, वो चल रहा है अगर, तो वो चलना चाहता है, फिर वो रुकना नहीं चाहता है। और ये रुका है तो ये चलना नहीं चाहता है। तो इसको अगर चलाना है तो आपको एक बाहर से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अब वो एक्सटर्नल फोर्स इसके लिए और इसके लिए सेम तो नहीं हो सकता स्टूडेंट्स। जितने फोर्स से आप इसको मूव करोगे उतना ही फोर्स अगर आप इसको भी लगाओगे तो ये मूव नहीं होगा। तो अभी फिलहाल इनका जो इनर्शिया है वो रेस्ट वाला है। तो देखिए, इनर्शिया वही है कि जो बॉडी जिस पोजीशन में है, अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहता है, वो इनर्शिया हो गया। और अगर वो मूविंग में है तो वो मूविंग में रहना चाहता है, वो उसका इनर्शिया हो गया। फिलहाल यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये रेस्टिंग पोजीशन में। तो यहाँ पे अब अगर आप बाहर से फोर्स लगाते हो तो इक्वल फोर्स से दोनों मूव नहीं होंगे। मतलब इसको ज़्यादा फोर्स लगेगा। क्यों लग रहा है इसको? क्योंकि इसका मास ज़्यादा है। इसका मतलब है कि इनर्शिया मास के ऊपर भी डिपेंड है। ज़्यादा मास रहेगा तो ज़्यादा इनर्शिया, मतलब ज़्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, तब इसका रेस्टिंग पोजीशन, मतलब ये जो रेस्ट पोजीशन में रहना चाहता है वो टूट जाएगा। ये नहीं चाहता कि मुझे कोई हटाए, तो हटाने के लिए आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। कितना फोर्स? ज़्यादा फोर्स, क्योंकि ज़्यादा मास है। तो मास क्या है? मेजर ऑफ इनर्शिया, ये आपको समझना है। तो यहाँ पे हमने लिखा कि मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया। उसके बाद देखिए 2 चीज़ बच रहा है, एक जीरो एट द सेंटर और एक बच रहा है डिपेंड्स ऑन हाइट। अब जीरो एट सेंटर की बात करेंगे ना, तो वेट भी जीरो एट सेंटर होता है। सेंटर पे अगर जाएंगे आप तो वेट भी जीरो एट सेंटर होता है। और एक्सीलरेशन, एक मिनट, ये एक चीज़, ये डिपेंड्स एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, चलिए ये भी बता रहा हूँ, ये भी जीरो एट द सेंटर होता है। ये दोनों चीज़ भी सेंटर पे जीरो होते हैं। लेकिन हम यहाँ पे जो ऑप्शन ले रहे हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, वो ले रहे हैं जीरो एट द सेंटर। मतलब डिपेंड्स ऑन हाइट जो है वो हम वेट को ले रहे हैं। वेट क्या कर रहा है? हाइट पे डिपेंड कर रहा।
अब एक चीज़ बता रहा हूँ कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो जीरो एट सेंटर है, और वेट भी हो सकता है जीरो एट सेंटर, वेट का भी ऑप्शन जीरो एट सेंटर आ जाएगा। लेकिन फिर डिपेंड्स ऑन हाइट जो लिखा है ना स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डायरेक्टली अगर आप बोलो तो डिपेंड्स ऑन हाइट नहीं हो सकता है, डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस बोल सकते हैं आप, बीच में डिस्टेंस। एक बार इसको समझ लेते हैं कि वेट जीरो कैसा हो सकता है सेंटर पे, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो कैसा हो सकता है। तो जैसे देखिए, अगर अर्थ के ऊपर कोई यहाँ पे खड़ा है तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो सेंटर से लगता है, तो उसको ऐसा लग रहा है कि उसको कोई सेंटर की तरफ खींच रहा है। अगर वो यहाँ पे खड़ा है तो उसको लगेगा कि इस तरफ कोई खींच रहा है, और सेंटर से, क्योंकि पुल जो है वो सेंटर से आता है। और यहाँ पे कोई है तो उसको भी सेंटर से पुल आएगा, और यहाँ पे कोई है तो उसको भी सेंटर से पुल आएगा। लेकिन अगर कोई सेंटर में है तो उसको कहाँ से पुल आएगा? अब यहाँ पे ये समझना है कि उसको जो पुल है, देखिए अब इस बॉडी को सेंटर से पुल क्यों हो रहा था, क्योंकि इसके इस तरफ जो मास है अर्थ का वो बहुत हैवी है। इतना ऑब्जेक्ट, इतना बड़ा बॉडी है, इतना बड़ा हैवी मास का बॉडी है कि उसने इसको क्या किया, पुल किया, एक्सेलरेट किया इसको अपनी तरफ। सेम चीज़ यहाँ पे भी, इसके इस तरफ एक हैवी मास है जिसने इसको इस तरफ खींच के रखा है, इसके इस तरफ एक हैवी मास है जिसने इसको इस तरफ खींचा है, और इसके इस तरफ एक हैवी मास है जिसने इसको इस तरफ खींचा है। लेकिन इसके साथ क्या रहा है, मान लीजिए कि कैविटी है, अंदर एक जगह है जहाँ पे ये पहुँच गया है, तो इसके पास कौन सा फोर्स आएगा? तो इसके इस तरफ मास था, इसके इस तरफ बॉडी था, इसके इस तरफ बॉडी था, इसके इस तरफ बॉडी था, तो इसके चारों तरफ बॉडी रहेगा स्टूडेंट्स। और वो चारों तरफ की बॉडी अपने अपने तरफ जब खींचेंगे ना इसको, तो इसके ऊपर नेट फोर्स कुछ भी नहीं लगेगा, मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन ही नहीं होगा। यहाँ पे रहेगा तो इस तरफ खींचेगा, लेकिन जब यहाँ पे रहेगा तो ये और ये सब बैलेंस हो जाएगा। इसके तरफ का खींचाओ, इसकी तरफ का खींचाओ, अपोजिट वाला सेम हो जाएगा, इधर का सेम हो जाएगा, तो वो एक्सेलरेट होगा नहीं। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो रहेगा। अब अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो वेट कैसे जीरो हो रहा है? तो देखिए, वेट का मतलब फोर्स का अगर आप फॉर्मूला देखो तो मास इंटू एक्सेलरेशन है, और मास अभी इस बॉडी का कुछ भी होने दो, कितना भी होने दो, लेकिन एक्सेलरेशन अगर वहाँ पे जीरो है, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आप मल्टीप्लाई करोगे जो भी मास रहेगा तो आपको जीरो ही मिलने वाला न्यूटन। तो यहाँ पे सेंटर पे क्या होता है कि वेट भी क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जीरो ले रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि वेट चीज़ डिपेंड होता है हाइट के ऊपर। अभी अगर ज़्यादा ऊपर कोई बॉडी है, ज़्यादा ऊपर अगर बॉडी है, तो यहाँ से जो फोर्स है उससे यहाँ पे लेस फोर्स रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस जैसे जैसे इंक्रीज होगा बीच का जो फोर्स है वो भी कम होगा। तो यहाँ पे हाइट हम लेंगे वेट के लिए, और एक्सेलरेशन हम लेंगे किसके लिए, सेंटर के हिसाब से। और इसीलिए क्या बोलेंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो जीरो एट सेंटर रहेगा। ये भी होता है जीरो एट सेंटर, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन हाइट की बात करेंगे ना, तो डिपेंड्स बिटवीन ऑन डिस्टेंस होता है स्टूडेंट्स, अगर एग्जैक्टली ऐसा समझेंगे। इसके लिए वेट हम बोल सकते हैं कि डिपेंड्स ऑन हाइट, तो वेट डिपेंड होता है हाइट पे। चलिए, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है। चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके बाद है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और इसमें है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आप मास और वेट के बारे में समझ भी लोगे। विल द मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ बी सेम एज देयर वैल्यूज ऑन मार्स? क्वेश्चन है, और क्यों? तो आपका क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। तो मास और वेट, कोई ऑब्जेक्ट का मास और कोई ऑब्जेक्ट का वेट का क्या डिफरेंस है दोनों में। और क्या बोला कि विल द मास एंड वेट, क्या वो मास और वेट ऑब्जेक्ट का अर्थ पे भी वही रहेगा, और जैसा वो वैल्यूज मार्स पे रहेगा तो रहेगा या नहीं रहेगा वो भी आपको बताना है, और उसका रीज़न भी बताना है वाई। तो चलिए पहले आप डेफिनेशन देखते हैं कि मास और वेट का मीनिंग क्या है। तो देखिए, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, एंड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विथ विच द अर्थ और एनी अदर प्लैनेट और मून और स्टार अट्रैक्ट्स इट। अब इसका मीनिंग देखिए, पहले इतना समझ लेते हैं मास के बारे में। तो क्या लिखा था, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। जैसे देखिए, अगर दो ऑब्जेक्ट है, अब ये ऑब्जेक्ट जो है ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल से वो मैटर है। कितने मैटर से ये बना है? अगर ये आप बोलते हो कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये अगर 10 करोड़ पार्टिकल से बना है, तो अब इसको अगर आप अर्थ से लेके मार्स पे भी रख दोगे तो जितने पार्टिकल रहेंगे उतने ही रहेंगे। तो आप समझिए प्लीज़, यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट का मास वो चीज़ है जो उसके अंदर कंटेंट, जो उसके अंदर मैटर प्रेजेंट है, और उसका मैटर कहीं दूसरी जगह पे लेके जाने से वो कम नहीं होता स्टूडेंट्स। अगर आप 1 लीटर वाटर को अगर यहाँ से लेके मून पे चले जाओगे तो वो 1 लीटर ही रहेगा, तो उसको बोलते हैं मास। तो मास क्या होता है कि अमाउंट ऑफ मैटर है, पहले ये समझिए, और फिर ये आपको समझ में आ जाए कि क्या वो दोनों सेम रहेंगे कि अलग अलग रहेंगे। तो सेम ही रहेगा, मास सेम रहेगा, लेकिन वेट अलग अलग होगा। क्यों होगा बता रहा हूँ। तो मास का आपका क्लियर हो गया। अब आपको देखना है कि वेट का मीनिंग क्या है। तो वेट का मीनिंग क्या, देखिए कि द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विथ विच द अर्थ
और एनी अदर प्लैनेट्स अट्रैक्ट इट, विच द अर्थ अट्रैक्ट्स इट, ऐसा समझिए, या कोई और भी प्लैनेट या मून या स्टार। तो वेट क्या है? एक वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट का वेट वो है जो फोर्स है, जो उसको खींच रहा है, अर्थ खींच रहा है अपनी तरफ। तो मून सेम फोर्स से नहीं खींचेगा ऑब्जेक्ट को, क्योंकि वहाँ की ग्रेविटी कम है, और ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और अर्थ का मार्स का, फिर स्टार का, सबका जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन पुल है वो डिफरेंट है। तो हर जगह पे ऑब्जेक्ट का जो वेट रहेगा वो अलग अलग होते चला जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट का मास तो सेम ही रहेगा ना। जितना आपके बॉडी का कंटेंट यहाँ पे है, आप कहीं पे भी चले जाओगे तो सेम रहेगा। जैसे देखिए, अभी अर्थ के ऊपर अगर कोई बैठा है तो ये उसको, अर्थ क्या कर रहा है, उसको खींच रहा है अपनी तरफ। अगर मून के ऊपर भी कोई बैठा रहेगा तो मून भी अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन वो फोर्स और अर्थ का फोर्स डिफरेंट रहेगा। लेकिन ये लोग का जो कंटेंट रहेगा बॉडी का वो तो सेम रहेगा, मतलब मास सेम रहता है, लेकिन वेट क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ये आपको यहाँ पे समझना है। चलिए इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन। आपसे बोला कि वाई, ऐसा क्यों? तो देखिए, मास इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी हुज वैल्यू रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। तो अब यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटी का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? कि देखिए, दो टाइप की क्वांटिटी होती है, एक फंडामेंटल क्वांटिटीज और एक डिराइव्ड क्वांटिटीज होता है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो एक ही रहता है। जैसे किसी का मास या तो किलोग्राम में रहेगा या तो ग्राम में रहेगा, मतलब एक ही यूनिट रहेगा, एट ए टाइम में दो यूनिट नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पे देखिए डिराइव्ड, स्पीड आप सिर्फ मीटर में या स्पीड आप सिर्फ टाइम में नहीं मेजर कर सकते हो, आपको स्पीड मीटर पर सेकेंड, मतलब आपको टाइम और डिस्टेंस दोनों चाहिए। एरिया आप मीटर स्क्वायर, मीटर और मीटर चाहिए, लेकिन लेंथ या तो आप मीटर में भी फाइंड आउट कर सकते हो, लेंथ को आप सिंगल यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट किलोमीटर में भी फाइंड आउट कर सकते हो, लेंथ को आप सेंटीमीटर में फाइंड आउट कर सकते हो। उसी तरह मास को किलोग्राम में, मास को ग्राम में कर सकते हो। तो फंडामेंटल यूनिट वो होता है या क्वांटिटी वो होता है जो सिंगल यूनिट में आप उसको मेजर कर सकते हो, लेकिन डिराइव्ड ऐसा नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। तो मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है हुज वैल्यू रिमेन्स सेम एवरीवेयर, और मास का वैल्यू हर जगह पे सेम रहेगा। ये आपने भी थोड़ी देर पहले देखा, और इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि हेंस द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ विल बी सेम एज इट्स वैल्यू ऑन मार्स। तो मास किसी भी ऑब्जेक्ट का अर्थ पे रहने दो या मार्स पे रहने दो या मून पे कहीं पे भी रहने दो, मास तो सेम ही रहेगा, क्योंकि वो कंटेंट है, मैटर का कंटेंट है, और वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी, वो डिपेंड नहीं रहता दूसरे किसी फैक्टर पे। लेकिन वेट की अगर बात करें तो क्या लिखा? वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो वेट क्या है? मास और ग्रेविटेशनल का प्रोडक्ट है, मास और ग्रेविटेशनल का प्रोडक्ट है, और वो डिफरेंट जगह पे डिफरेंट रहता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हर जगह पे सेम नहीं रहता। आप देखते हो, आप अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या जी बोलिए और मून का बोलिए तो डिफरेंट है। तो वेट विच इज फोर्स विच इज एम इंटू जी, या एम इंटू ए बोलेंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही समझा जाता है स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पे इसलिए बोलेंगे कि एज द वेट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी विच चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो कि जी का जो वैल्यू है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है, एंड इज डिफरेंट फॉर अर्थ एंड मार्स। मार्स के लिए अलग है और अर्थ के लिए अलग है। द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ विल बी डिफरेंट देन इट्स वैल्यू ऑन मार्स। तो आपका यही क्वेश्चन पूछा था ना कि विल द मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ बी सेम एज देयर वैल्यूज ऑन मार्स। तो पहले हम बोल रहे हैं कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ विल बी सेम एज इट्स वैल्यू ऑन मार्स, क्योंकि मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और वो एक ऑब्जेक्ट का कंटेंट है, मैटर का कंटेंट है, जो हमेशा सेम रहेगा चाहे जहाँ पे आप जाओ। लेकिन फोर्स क्या है या वेट क्या है? वेट एक प्रोडक्ट है मास और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो अलग अलग जगह पे अलग है, और इसीलिए हम बोलेंगे कि एज द वेट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड इज डिफरेंट फॉर अर्थ एंड मार्स। मार्स के लिए अलग है, अर्थ के लिए अलग है। तो द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ विल बी डिफरेंट देन इट्स वैल्यू ऑन मार्स। चलिए इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसके आगे क्वेश्चन है कि व्हाट आर फ्री फॉल, फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एस्केप वेलोसिटी और सेंट्रीपिटल फोर्स। तो चलिए देखते हैं फ्री फॉल का क्या मीनिंग है। कि फ्री फॉल द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन है, जो वो उसका मूवमेंट है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलोन। अगर उसका मोशन सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की वजह से ही हो रहा है तो हम बोलेंगे इज कॉल्ड एज द फ्री फॉल। जैसे देखिए, अगर ये बॉल अगर अर्थ पे गिर रहा है तो ग्रेविटेशनल के पुल के वजह से अर्थ के पास आ रहा है, लेकिन जब ये नीचे की तरफ आ रहा था तो इसके आजू बाजू एयर भी था स्टूडेंट्स, हवे थे, डस्ट पार्टिकल्स थे जो उसको रोक रहे थे, जो फ्रिक्शनल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई कर रहे थे। तो ये जब नीचे गिर रहा था तो सिर्फ अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से नीचे आ रहा था, ऐसे नहीं, सिर्फ एक ही फोर्स उसके ऊपर नहीं लग रहा था, उसके ऊपर हवे का जो रिटार्डिंग फोर्स, मतलब उसको रोकने वाला जो फोर्स था वो भी उसके ऊपर अप्लाई हो रहा था।
और इसीलिए इस गिरते हुए बॉल को हम फ्री फॉल नहीं बोलेंगे। लेकिन हाँ, अगर ये बॉल स्पेस में चला जाए जहाँ पे वैक्यूम है और वो वहाँ पे अगर ये किसी की तरफ मूव हो रहा है, इसके ऊपर एक सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही लग रहा है और बीच में कोई एयर नहीं है, डस्ट पार्टिकल नहीं है, तब वहाँ के फॉल को हम क्या बोलेंगे? फ्री फॉल। मतलब एक ऐसा बॉडी जो सिर्फ किसी दूसरे बॉडी के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ही उसके अंदर मोशन आया है, तो उसको हम बोलेंगे फ्री फॉल। इसके लिए क्वेश्चन आंसर क्या है कि द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलोन, सिर्फ और सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगा तभी हम उसको बोलेंगे फ्री फॉल। चलिए इसके आगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखते हैं। अब देखिए इसका सिंपल मीनिंग समझ लीजिए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी है, वेलोसिटी बदल रहा है मतलब एक्सेलरेशन आ रहा है, और हमको देखना है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से जो चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है तो वो क्या है? तो ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन अगर आया है, चेंज इन वेलोसिटी किसी बॉडी के ऊपर हुआ है और उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, तब उस एक्सेलरेशन को हम बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे अगर आप कार में एक्सेलरेशन करोगे तो आपने एक्सेलरेशन जो किया है उसमें ग्रेविटी का कोई लेना देना नहीं था। लेकिन अगर एक फ्री फॉल है, कोई बॉडी अगर ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है और आजू बाजू एयर, हवा कुछ भी नहीं है, डस्ट भी नहीं है, तो उसके अंदर जो वेलोसिटी है चेंज हो रही है, जो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन आया है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की वजह से आया। फ्री फॉल में जो एक्सेलरेशन आप देखोगे वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो यहाँ पे क्या लिखा था? एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का मतलब चेंज इन वेलोसिटी, स्पीड में जो चेंजेस आएगा डायरेक्शन के साथ उसको बोलेंगे एक्सेलरेशन। तो द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी, मतलब एक बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलोन, सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर जो इन्फ्लुएंस है फोर्स का वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी का ही है, तब हम बोलेंगे इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्योंकि कार के अंदर जो एक्सेलरेशन हम प्रोड्यूस करते हैं, बाइक में जो एक्सेलरेशन हम प्रोड्यूस करते हैं, वो ग्रेविटी से लेना देना नहीं है। तो ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन रहेगा वो रहेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो चलिए इसके आगे हम देखेंगे एस्केप वेलोसिटी। अब देखिए एस्केप वेलोसिटी क्या लिखा है कि द मिनिमम वेलोसिटी, कम से कम वो स्पीड डायरेक्शन के साथ में, क्योंकि वेलोसिटी मतलब स्पीड और डायरेक्शन रहना चाहिए। तो द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच ए बॉडी शुड बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्लैनेट और मून, किसी प्लैनेट के सरफेस से या किसी मून के सरफेस से किसी एक बॉडी को आप एक वो कम से कम वेलोसिटी के साथ उसको प्रोजेक्ट करते हो, उसको सेंड करते हो, फेंकते हो, उसको फोर्स से हटाते हो, सो दैट, इस तरह दैट इट एस्केप्स फ्रॉम द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ऑफ द प्लैनेट। आपने फोर्स करके उसको ऐसा भेजा है कि वो ग्रेविटेशनल जो उसके ऊपर इन्फ्लुएंस था, जो ताकत थी, जो उसको खींचने की ताकत थी, वो उससे एस्केप हो जाता है, वो उससे रिहा पा जाता है, मतलब वो चला जाता है ऑफ द प्लैनेट और मून, चाहे मून की बात करें चाहे प्लैनेट की, तो इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। फॉर एग्जाम्पल देखिए छोटा सा एक ये है, इसके ऊपर से अगर आपने एक फोर्स से एक स्टोन को ऊपर की तरफ फेंका, समझिए एक स्टोन है और आपने बहुत फोर्स लगाया, बहुत वेलोसिटी दिया, मतलब उसको एक वेलोसिटी से आपने ऊपर फेंका और वो इतना ऊपर जाके वापस से अगर वो नीचे गिर गया तो वो एस्केप वेलोसिटी नहीं है। लेकिन वो मिनिमम वेलोसिटी, कम से कम की वेलोसिटी, ज़्यादा से फोर्स से करेंगे तो कोई भी चला जाएगा, ज़्यादा फोर्स से अगर अप्लाई करोगे तो कोई भी बहुत चला जाएगा, लेकिन वो कम से कम वेलोसिटी की बात करिए जिससे जब वो जाएगा पार्टिकल ऊपर की तरफ तो वो चला ही जाएगा, मतलब वो चला जाएगा, इस पर रिटर्न नहीं आएगा, तो उसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। तो देखिए वही बोला है कि द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच, मिनिमम का आप समझिए कि कम से कम वो स्टार्टिंग वेलोसिटी, तो किसी का वेलोसिटी इतना है, किसी का बहुत ज़्यादा है, तो देखिए चलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि मिनिमम वेलोसिटी मतलब समझिए कि आपने बहुत ज़्यादा ही फोर्स अप्लाई किया तो वो तो चले ही जाएगा, लेकिन वो कम से कम वेलोसिटी जिससे वो चला ही जाता है, उससे कम में करेंगे तो नहीं जाएगा, तो उसको बोलेंगे एस्केप वेलोसिटी। तो द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच ए बॉडी शुड बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सर्फेस, प्रोजेक्ट मतलब यहाँ से सेंड करना, तो शुड बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ प्लैनेट और मून सो दैट इट एस्केप्स फ्रॉम द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस, इस तरह की वो एस्केप हो जाता है, वो अपने आप को रिहा कर देता है, ग्रेविटेशनल पुल जो ये खींच रहा है उससे वो आज़ाद हो जाता है, तो सो दैट इट एस्केप्स फ्रॉम द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ऑफ द प्लैनेट और मून इज कॉल्ड एज एस्केप वेलोसिटी। चलिए फिर इसके बाद देखते हैं लास्ट वाला इस वीडियो का, उसके बाद आगे डेरिवेशन जो है वो भी देखेंगे, जल्दी मिलेंगे उसमें। सेंट्रीपिटल फोर्स देखते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का डेफिनेशन क्या है कि सेंट्रीपिटल फोर्स, अब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में है, घूम रहे हैं, तो एक चीज़ तय है कि उसके ऊपर किसी ने सेंटर से खींच के रखा है तभी वो गोल गोल घूम रहे हैं। ये चीज़ है स्टूडेंट्स कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में मतलब मूव हो रहा है, सर्कुलर मोशन,
तो उसको किसी ने सेंटर से खींच के रखा है और वही सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो द फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्कल, मूविंग इन ए सर्कल, सीधे जाने की बात नहीं हो रही स्टूडेंट्स। तो द फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रहा है और वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूविंग इन ए सर्कल एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, और वो जो फोर्स है उसका जो डायरेक्शन है उसको ऐसा लग रहा है कि मुझे सेंटर से किसी ने खींच के रखा है, लेकिन सिंस उसकी खुद की एक वेलोसिटी है जो बैलेंस कर रही है, उसके आगे बढ़ने की और उसके सेंटर से खींचने की वेलोसिटी सेम है, इसके लिए वो गिर नहीं रहा उसके ऊपर, लेकिन उसको ये फील हो रहा है कि किसी ने उसे खींच के रखा है, तो वो बोला जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो क्या लिखा देखिए, द फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्कल एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो चलिए क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने टोटल आज क्या देखा। सबसे पहले हमने देखा कि मास का जो यूनिट है वो है किलोग्राम, वेट का न्यूटन है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम है। और ये चीज़ सेम इन द यूनिवर्स होता है। फोर्स यहाँ पे आएंगे, किलोग्राम जो है मेजर ऑफ इनर्शिया है, जो आपको मैंने बताया था यहाँ पे एग्जांपल देके। उसके बाद ये हो गया। फिर न्यूटन फोर्स जो है डिपेंड्स ऑन हाइट, मैंने बोला था। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको बताया था कि किस तरह जीरो एट द सेंटर होता है, और वो फोर्स भी होता है, लेकिन यहाँ पे इसका सुटेबल डिपेंड्स ऑन हाइट आएगा, और ये हमने देखा था। ठीक है, इसके बाद चलते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन पे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। तो मास क्या है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, और वेट क्या है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विथ विच अर्थ या कोई भी बॉडी जो है उसको अट्रैक्ट करता है। और फिर हमसे पूछा था कि क्या वो सेम रहेगा, तो हमने देखा था कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ विल बी सेम एज इट्स वैल्यू ऑन मार्स, लेकिन वेट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ विच विच चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, तो एंड इज डिफरेंट फॉर अर्थ एंड मार्स। तो वेट अर्थ और मार्स के लिए डिफरेंट रहेगा, लेकिन मास दोनों जगह पे सेम रहेगा, और ये चीज़ मैंने आपको समझाया था। फिर फ्री फॉल आपने देखा था कि द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलोन, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्सेस के ऊपर लग रहा है तो उस फॉल को बोलेंगे फ्री फॉल। उस मोशन को भी बोलेंगे, ज़मीन की तरफ गिरना ही नहीं, जैसे सैटेलाइट का जो मूवमेंट है वो फ्री फॉल है, मून का जो मूवमेंट है वो फ्री फॉल है, अर्थ का जो मोशन है अराउंड द सन वो सब फ्री फॉल है। और अगर ये नीचे की तरफ गिर रहा है और सिर्फ अर्थ ही अकेले खींच रहा है और कोई भी फोर्स इसके ऊपर नहीं लग रहा है, तो भी वो फ्री फॉल बन जाएगा। फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैंने बताया था कि वो एक्सेलरेशन जो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी अलोन की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी के ऊपर, तो उसको हम बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एस्केप वेलोसिटी, वो कम से कम वेलोसिटी जो बॉडी को हम अप्लाई करेंगे, उसको प्रोजेक्ट करेंगे सरफेस ऑफ मून या प्लैनेट से, सो दैट वो एस्केप हो जाएगा, वो आज़ाद हो जाएगा ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से उस प्लैनेट के या मून से, उसको बोला जाएगा एस्केप वेलोसिटी। फिर हमने देखा था कि सेंट्रीपिटल फोर्स लास्ट में कि द फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फोर्स लग रहा है और वो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है सर्कुलर डायरेक्शन में, और उसको वो फोर्स ऐसा लग रहा है कि जैसे उसको सेंटर से किसी ने खींच के रखा है, तो उस फोर्स को बोला जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। चलिए जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।